हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में जो है पैकिंग एफिशिएंसी समाप्त किए थे। अब इसमें अगला टॉपिक जो है हम लोग का वह है कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन मतलब बेसिकली यहाँ से डेंसिटी निकलेगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या फिर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी का कैलकुलेशन। तो एक नॉर्मल सा जो बेसिक यूनिट सेल है या क्यूबिक टाइप का है, क्यूबिक के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। ऐसा मान लें कि ए जो है या इसका एज लेंथ है, तो यदि ए हो जाना है यहाँ से एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, तो और एज लेंथ ए जो है सेंटीमीटर में लेकर के चले, तो फिर ए सेंटीमीटर का क्यूब मतलब कि ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम हो जाना है इसका, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यदि डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इस यूनिट सेल के लिए, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का? मास ऑफ द यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी का जो बेसिक सा फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे हम लोग। अब देखो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो इतना लिख ही चुके हो, ए क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब। यदि क्यूबिक यूनिट सेल है तो हेक्सागोनल के लिए अभी हम देख रहे थे ना, अलग सा फॉर्मूला आ रहा था बेस एरिया इंटू हाइट करके। तो यह जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं वह बेसिकली क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ से जब लिखोगे मास ऑफ द यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का मास क्या होगा? तो देखो इस यूनिट सेल में एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट है, तो इसमें जितने भी एटम्स हैं उन सारे एटम्स का जो मास होगा वही इस यूनिट सेल का मास होगा। तो मास ऑफ द यूनिट सेल को हम लोग लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। एक एटम का जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एटम का संख्या से जो उस यूनिट सेल में प्रेजेंट है। तो उस हिसाब से टोटल एटम का संख्या मान लिया जाए जेड। अब एक एटम का मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम का क्या फॉर्मूला होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास बाई एवोगैड्रो नंबर। हम लोग जानते हैं कि किसी भी एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, जैसे कि लिथियम का 7 ग्राम हुआ, सोडियम का 23 है, तो यह पूरा 1 मोल एटम का मास होता है, मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम का मास। एक एटम का मास निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। जैसे 23 ग्राम इज़ द मास ऑफ 1 मोल सोडियम, तो यहाँ से एक सोडियम का निकालना हो तो क्या हो जाएगा? 23 बाई 1 मोल, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो इसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो जेड इंटू एटॉमिक मास मान लो एम लिखते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर यहाँ से हो जाएगा Na। तो यूनिट सेल का मास हुआ इतना, वॉल्यूम इतना, आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो। तो जो डेंसिटी है जिसको यहाँ रो से हम लोग डिनोट करने वाले हैं, मास बाई वॉल्यूम, तो मास हुआ जेड इंटू एम बाई Na। वॉल्यूम ए क्यूब लिख रहे हैं हम लोग, ए क्यूब। तो यह जो डेंसिटी आएगा ऑब्वियसली कौन सा यूनिट में आएगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मास जो है एटॉमिक मास यहाँ ग्राम में लिया गया है। उसके बाद जो एज लेंथ था वह सेंटीमीटर में था, तो इसका वॉल्यूम किए तो सेंटीमीटर क्यूब, तो उस तरह से यहाँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा।
इसी को केजी पर मीटर क्यूब में बदल के लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही सब जगह आना है। तो बस इस फॉर्मूला को रटोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंसिटी रो इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ये 5 टर्म्स हैं। डेंसिटी है यहाँ, जेड जो है नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, एम मास ऑफ वन एटम इन द यूनिट सेल, ए यूनिट सेल का एज लेंथ, एन ई एवोगाड्रो नंबर। ये 5 टर्म्स में से कोई 4 टर्म्स दिए हुए रहेंगे, 5वां निकालना होगा। हाँ, कोई भी 4 टर्म्स, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं जिसमें एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू निकालने बोलता है। तो ऑब्वियसली एवोगाड्रो नंबर चूँकि एक कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू जो भी आएगा कैलकुलेट करके वो हमेशा इतना ही आना है, इससे अलग आ ही नहीं सकता है ऐसा। तो ये जो 5 टर्म्स है, 5 में से कोई भी 4 टर्म्स का वैल्यू जो है दिया हुआ रहेगा, 5वां टर्म कैलकुलेट करना होगा। बस यही एक फॉर्मूला है, इसके लिए बहुत कुछ है नहीं। कैसे निकाले डेंसिटी स्टेप वाइज वो तो समझ ही गए। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेंगे इस फॉर्मूला पे तो और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाना है। न्यूमेरिकल के लिए एक मेन फार्मूला जो है इसमें यही है, तो इस फार्मूला को यदि ध्यान में रखोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए आसानी से आप कर पाओगे उसको, बहुत मुश्किल सा तो है नहीं। कुछ न्यूमेरिकल्स देख ले। यही यदि डेंसिटी कैलकुलेट करना होता किसके लिए, हेक्सागोनल के लिए, तो फिर उसके लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ता। मास तो ऐसे ही निकलता, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला उसमें अलग हो जाता। तो एक क्वेश्चन है, नायोबियम crystallizes in BCC structure if density is 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Calculate the atomic radius. Calculate the atomic radius of niobium using its atomic mass 93U। नायोबियम एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ है, तो ग्रुप नंबर 5 जिसमें वैनेडियम है उसी के नीचे यहाँ नायोबियम है। एटॉमिक नंबर इसका 23, 18 जोड़ोगे तो आ जाएगा 41। 41 इसका हुआ एटॉमिक नंबर नायोबियम का। तो बोल रहा है कि नायोबियम का BCC स्ट्रक्चर है, तो यदि BCC लैटिस दिया हुआ है इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वह 2 हो गया, यहाँ से जेड पता चल गया। डेंसिटी डायरेक्ट दिया हुआ है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद एटॉमिक मास भी दिया हुआ है नायोबियम का M93U। एवोगाड्रो नंबर तो जान ही रहे हो, 6.022 इंटू 10⁻23। निकालना हम लोग को रेडियस है, तो देखो जो फॉर्मूला पढ़े थे डेंसिटी के लिए कुछ ऐसा था, जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। इसमें कहीं रेडियस का कोई जिक्र नहीं है। एज लेंथ तो है ना, ए देखो डेंसिटी दिया हुआ है, जेड पता है, एम पता है, एवोगाड्रो नंबर पता है, तो अननोन टर्म तो यहाँ से एज लेंथ बचा। अब जब एज लेंथ निकाल लेंगे तो BCC के लिए एज लेंथ और रेडियस के बीच क्या रिलेशन है ये तो हम लोग को पता है, वहाँ से फिर रेडियस कैलकुलेट हो जाना है। एक BCC यूनिट सेल के लिए क्या पढ़े थे फॉर्मूला हम लोग, R बराबर √3/4a।
तो यदि किसी तरीके से ए निकाल लें यहाँ से, तो उस फॉर्मूला पे पुट करके फिर रेडियस भी निकल जाना है। अब ए यहाँ से कैसे कैलकुलेट होगा, तो ए तो कैलकुलेट नहीं होगा, ए क्यूब होगा। तो ये हो जाना है जेड इंटू एम बाई रो इंटू एन ए। जेड हो गया 2, एम 93 ग्राम लिखना होगा, क्या क्या अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किए हो। यह जो है 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू पुट करो। एक ग्राम ग्राम कैंसिल, ये पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करोगे तो उतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक, अब यह जो वैल्यू आया है वह ए क्यूब के लिए आया है। जब ए निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि इधर जो भी वैल्यू आएगा उसका क्यूब रूट हो जाएगा। ऐसा क्यूब रूट हो जाने का मतलब ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो भी वैल्यू है इसका पावर 1/3। स्क्वायर रूट निकालते हैं आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ क्यूब रूट है तो क्यूब रूट भी निकलता है, लेकिन कोई सिंपल से नंबर्स हो तब ना, जैसे 8 का क्यूब रूट निकालना हो तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे पर तोड़ेंगे 1/3, तो ये जाएगा 2 का पावर 3, फिर 1/3 तो 3 कट जाना है तो 2। तो ऐसे सिंपल से नंबर आएंगे तो उसको तोड़ा जाता है, फिर 3 करके इसमें मिलाया जाता है, उसी का पावर 3 करके हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ जो इस वैल्यू को सॉल्व करोगे, क्या लग रहा है कि ऐसे सिंपल से वैल्यू जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई पॉइंट वगैरह में समथिंग आने वाला है ऐसा। तो ए यहाँ जो भी वैल्यू आएगा उसका पावर 1/3, सेंटीमीटर क्यूब और 3 तो ख़त्म हो जाएगा, तो बाहर बचेगा सेंटीमीटर। एज लेंथ है सेंटीमीटर में ही आएगा। तो अब बात है कि यहाँ जो नंबर आ रहा है उसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा, उसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा उसको समझते हैं हम लोग। तो देखो, सपोज यहाँ जो भी है वह x है, मतलब a बराबर आ गया है x का पावर 1/3। कोई भी नंबर यहाँ जो आ रहा है x आ रहा है सॉल्व करके। तो जब भी यहाँ कोई नंबर हो जिसका पावर स्क्वायर रूट के अलावे हो, मतलब 1/2 ना हो, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7/5 कुछ भी हो, तो ऐसे टर्म को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि यहाँ से लॉग लेना होगा। लॉग के बारे में मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो जब दोनों तरफ लॉग लेंगे हम लोग तो हो जाएगा ऐसा, log a बराबर log x का पावर 1/3। अब एक फार्मूला लॉग में पढ़े होंगे कि log a टू द पावर b है, तो इसको लिखा जाता है b log a। तो यहाँ से हो जाना है log a और यहाँ 1/3 पहले आ जाएगा। यहाँ a की जगह x है, b की जगह 1/3 है, तो 1/3 आ जाएगा पहले और ये हो जाएगा log x। ठीक, अब यहाँ जो भी टर्म होगा उसका देखना पड़ेगा लॉग। अब लॉग टेबल यदि मैथमेटिक्स में देखने के लिए पढ़े होगे तब तो ठीक है, आसान है, वहाँ से कर लोगे आप। लेकिन यदि लॉग टेबल नहीं देखने जानते हो तो उसको अभी यहाँ बतलाना तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस लॉग पे जो है ना एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बना हुआ है। हाँ, लॉग पे जो है एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बना हुआ है। और यह वीडियो लेक्चर कहाँ मिलेगा? तो जो YouTube चैनल है मेरा, प्रवेश केमिस्ट करके सर्च करोगे, उसमें से प्लेलिस्ट बना हुआ होगा एक चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और उसमें से जो है शायद लेक्चर नंबर 11 या 12 कुछ होगा, देखोगे तो उसमें लॉग और एंटी लॉग के बारे में है। जैसे उसको ओपन करोगे ना तो सब में थंबनेल लगा हुआ है, वो थंबनेल में लिखा हुआ है लॉग और एंटी लॉग, तो यहाँ मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर बना हुआ है, कहाँ मिलेगा? तो प्रवेश केमिस्ट करके यूट्यूब चैनल है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो पढ़ाया गया है प्लेलिस्ट में देखोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें से वीडियो लेक्चर 11 या 12 जो भी हो, आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो उसमें से 21 या 22 वीडियोज़ हैं, सब वहाँ खुलेगा तो थंबनेल दिख जाएगा लॉग और एंटी लॉग का। तो वहाँ से मात्र एक वीडियो लेक्चर है, आधे घंटा का होगा, तो उसको ज़रूर देख लोगे। एक बार यदि उसको देख लिए तो फिर लॉग देखने के लिए सीख जाओगे, और सीख गए तो लॉग यहाँ तो है ही। इसके बाद सॉल्यूशन चैप्टर में भी है,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है, केमिकल काइनेटिक्स में भी है, मतलब लॉग फिर हर जगह आएगा, फिजिक्स में भी आ जाएगा, मैथमेटिक्स में तो है ही। तो यहाँ से देखने के लिए सीख लोगे लॉग के बारे में। है लॉग तो बहुत अलग सा और बड़ा सा टर्म है जो डिटेल मैथमेटिक्स में आप पढ़े हो, बस इस वीडियो लेक्चर में केवल लॉग कैसे देखा जाता है उसको बताया गया है। जैसे बोले ना कि यहाँ x सॉल्व करोगे तो सपोज x यहाँ आ गया होगा 1.49 इंटू 10⁻22 करके, ऐसा कुछ आ गया हो, तो इस नंबर का लॉग कैसे देखेंगे वो बतलाया गया है। बस लॉग के प्रॉपर्टीज़ क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को, बस लॉग देखेंगे कैसे। तो सपोज इस नंबर का लॉग देख लिए और आ गया कोई नंबर y, तो अब जो यह वैल्यू आया है ये log a के लिए आया है, log a बराबर 1/3y। हम लोग को तो a निकालना था, तो जब a निकालोगे तो यहाँ से log हटाना होगा, और log जब हटता है ना तो दूसरी तरफ एंटी log लगता है, तो यहाँ हो जाएगा एंटी log ऑफ 1/3y। अभी log और एंटी log एक ही चीज़ है, इसलिए बोले कि यह जो वीडियो लेक्चर है इसमें दोनों के बारे में बताया गया, log के बारे में भी और एंटी log का उल्टा एंटी log, क्योंकि यहाँ log देखने का ज़रूरत पड़ गया तो यहाँ देखो फिर लास्ट में एंटी log देखोगे तभी तो फाइनल वैल्यू a का कुछ ना कुछ आएगा, और a का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। उसके बाद जो हम लोग रेडियस के लिए पढ़े हैं √3/4a, तो यहाँ से निकलेगा रेडियस। तो बड़ा सा कैलकुलेशन है, एग्जामिनेशन में यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो लॉग टेबल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, या फिर जिस टर्म का लॉग देखना हो उसके लिए डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ रहेगा कि हाँ लॉग इतना के लिए वैल्यू इतना आएगा, नहीं तो टेबल प्रोवाइड करवा देगा। ऐसे बड़े एग्जामिनेशंस में टेबल प्रोवाइड किए रहते हैं, बोर्ड का एग्जामिनेशन में बेसिकली लॉग का वैल्यू दिया होता है, कुछ ना कुछ एक फैक्टर वहाँ रहेगा ही, तभी पॉसिबल है। इसलिए बताया कि इस वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखोगे और देखने के बाद इससे कुछ प्रैक्टिस भी करोगे अपने से तो समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा एक क्लास लग जाएगा उसको एक्सप्लेन करने में, तो अभी बीच में उतना हो नहीं पाएगा, इसलिए उस वीडियो लेक्चर को आप देखोगे। लॉग और एंटी लॉग सीखना है तो, और सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी चैप्टर का सवाल नहीं है, आगे के चैप्टर्स में आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हैं, तो लॉग देखने के लिए जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है लिथियम क्रिस्टलाइजेज in a cubic lattice whose unit cell age is 3.50 angstrom at 20 degrees Celsius. The density of lithium at 20 degrees Celsius is 0.534 gram per centimeter cube, to which crystal system lithium belongs to। lithium belongs to, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है देखो, लिथियम का क्रिस्टल है और बोल रहा है कि उस क्रिस्टल में लिथियम एटम्स जो अरेंज है उसके लिए क्यूबिक लैटिस है। अभी क्यूबिक लैटिस है तो क्यूबिक लैटिस तो हम लोग 3 पढ़े ना, सिंपल क्यूबिक सेल पढ़े, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पढ़े और फेस सेंटर्ड क्यूबिक पढ़े, ये 3 पढ़े हैं। तो अभी बस क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है कि क्यूबिक लैटिस है, मतलब ये तीनों में कोई भी हो सकता है। उस यूनिट सेल का एज लेंथ दिया हुआ है इतना,
टेम्परेचर भी गिवन है। टेम्परेचर से हालांकि यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस टेम्परेचर इसलिए स्पेसिफाई किया है क्योंकि टेम्परेचर का जो है डेंसिटी पे प्रभाव पड़ता है, वॉल्यूम पे पड़ता है तो डेंसिटी पे पड़ेगा ही। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए डेंसिटी दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लिथियम का यह जो क्रिस्टल है ना क्यूबिक लैटिस का, तो इसमें से कौन सा लैटिस है, मतलब कि सिंपल क्यूबिक सेल है, बॉडी सेंटर क्यूबिक है या फेस सेंटर क्यूबिक है, वही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले डाटा क्या क्या दिया हुआ है देखो। ए दिया हुआ है 3.50 एंगस्ट्रॉम, तो 3.50 एंगस्ट्रॉम हो गया 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। 10⁻⁻10 मीटर होता है, तो यहाँ सेंटीमीटर में लेके चलेंगे। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। डेंसिटी दिया हुआ है 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अवोगाड्रो नंबर तो हम लोग जानते ही हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, लिथियम है तो इसके लिए एटॉमिक मास भी जानते हैं, दिया हुआ नहीं है लेकिन याद रखना होगा 7 ग्राम या ग्राम पर मोल जैसे भी हो ऐसा। तो बच क्या रहा है यहाँ से निकालना, तो बच रहा है जेड। ई नहीं पता है क्योंकि केवल क्यूबिक लैटिस लिखा है ना। सिंपल क्यूबिक लिखता तो जेड 1 पुट कर देते, बॉडी सेंटर बोलता तो 2 पुट कर देते, फेस सेंटर बोलता तो 4 पुट करते। लेकिन यहाँ तो कोई स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, बस इतना बोला है कि क्यूबिक लैटिस है। कौन सा क्यूबिक लैटिस है वही हम लोग को तो कैलकुलेट करना है या निकालना है। तो क्यूबिक लैटिस निकालने का कुछ थोड़ी है, अरे इसमें से जो जेड निकलेगा ना, इससे हम लोग पता करने वाले हैं। पता क्या करने वाले हैं कि यदि जेड का वैल्यू सॉल्व करके 1 आया तो बोल देंगे सिंपल क्यूबिक सेल है, क्योंकि इसमें पर यूनिट सेल पार्टिकल 1 होता है। यदि जेड का वैल्यू 2 आया तो बोल देंगे बॉडी सेंटर्ड है, और यदि इसका वैल्यू 4 आया तो बोल देंगे फेस सेंटर्ड है ऐसा। तो बेसिकली हम लोग को जेड ही निकालना था यहाँ से। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, रो इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यूब इंटू एन ए। तो यहाँ से जब जेड निकालोगे तो जाएगा रो इंटू ए क्यूब इंटू एन ए बाई एम। वैल्यू को पुट करो। रो दिया हुआ है 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एज लेंथ 3.50 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्यूब। अवोगाड्रो नंबर जान ही रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23, और नीचे एम हो गया 7 ग्राम। तो ये ग्राम ग्राम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से इसका क्यूब करोगे तो सेंटीमीटर का क्यूब भी ख़त्म हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू ओवरऑल पूरा सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 0.534 इंटू 3.50 का क्यूब 10⁻⁻8 का क्यूब हो जाएगा 10⁻⁻24, फिर 6.022 इंटू 10⁻23/7। तो -24 और 23 तो समझो ख़त्म ही हो जाना है, 10⁻⁻1 बचेगा। फिर इधर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आता है ऊपर 19.69, नीचे 7 बच जाएगा। या फिर इस 7 से डिवाइड करके जो है, छोड़ो पूरा ओवरऑल वैल्यू लिखते हैं। जेड इक्वल टू जो ओवरऑल वैल्यू यहाँ आएगा 1.969 आएगा। तो यह जो 1.969 है इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जेड नंबर ऑफ एटम है ना, तो कोई ना कोई नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो कोई भी वैल्यू ऐसे आए तो उसका नियरेस्ट होल नंबर को यहाँ लिखना है। 1.9 है तो 2 लिख देंगे, 2.9 रहता तो 3 आ जाता, या 4.0 रहता 4.02 होता तो उसको 4 लिखते, नियरेस्ट होल नंबर में लिखना है। तो यहाँ से जेड आ गया 2, और जेड बराबर 2 आ गया। इसका मतलब कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग कर रहा है, BCC ऐसा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही आ जाए, मतलब ऐसा यदि यूनिट सेल के बारे में पूछे कि कौन सा यूनिट सेल से बिलोंग करेगा, तो उसके लिए फिर यही तरीका है कि आप नंबर ऑफ़ एटम निकालो। नंबर ऑफ़ एटम निकालने के बाद पता चल जाना है उससे कि कौन सा होगा। उसके लिए बस याद रख लेना है कि सिंपल क्यूबिक है तो 1
बॉडी सेंटर्ड सेल है तो उसमें 2 पार्टिकल्स होंगे, फेस सेंटर्ड है तो 4 होंगे, और इसी में से कोई आएगा, डायरेक्ट वही होल नंबर वैल्यू आ जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, राउंड करके लिखना होगा उसको। ऐसे ही कई क्वेश्चंस बनेंगे इससे। एक क्वेश्चन इससे और देखते हैं हम लोग। NCERT बुक के प्रॉब्लम्स हो, NN सिन्हा का हो या कोई भी बुक, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, फॉर्मूला एकमात्र यही है पूरे चैप्टर में, तो इसी फॉर्मूला पे आधारित जितने भी न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं वे रहेंगे। कोई एडवांस टॉपिक है तो उससे रिलेटेड भी कोई फॉर्मूला हो सकता है जो आगे हम लोग देखेंगे। तो एक क्वेश्चन इसमें और है, लिथियम आयोडाइड which crystallizes in the FCC system has a density of 3.49 gram per centimeter cube. Calculate the distance between a lithium ion and an adjacent iodide ion। यह भी काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लिथियम आयोडाइड का एक आयनिक क्रिस्टल है। लिथियम आयोडाइड मतलब कि लिथियम आयन और आयोडाइड आयन। बोल रहा है कि इसका FCC लैटिस है। तो देखो, अब FCC लैटिस है तो पहले भी हम समझा चुके हैं कि जब ऐसे कोई आयनिक क्रिस्टल हो जिसमें अलग अलग एटम हो, ये मेटल का एटम जो केटायन के रूप में है, नॉन मेटल का एटम जो एनायन के रूप में है, तो इन दोनों में से कोई एक ही एटम लैटिस बनाएगा, दूसरा एटम तो वॉइड को ऑक्यूपाई करता है ना। तो इसमें लिथियम आयोडाइड का FCC लिखा है तो या FCC या तो लिथियम का या फिर आयोडाइड का होना है। तो किसका होगा? तो जो लार्जर आयन होता है लैटिस तो वही बनाता है, मतलब यह कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जैसे होगा। तो इसमें से यह जो आयोडाइड आयन है इसका FCC लैटिस है। तो लिथियम आयन कहाँ होगा? तो लिथियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऐसा। अब क्या होता था NaCl का क्रिस्टल लैटिस, पहले भी देख चुके हम लोग कि यदि ऐसा कोई क्यूबिक यूनिट सेल है, इसको लैटिस ही मान लो ऐसे, तो हम लोग एक ही कंसिडर करते हैं ना, ऐसे मान करके चलो, ये ऐसे यहाँ कटता था, पूरा लैटिस नहीं बना रहे हैं। तो यदि यहाँ आयोडाइड का FCC लैटिस है, इसका मतलब आयोडाइड आयन कहाँ कहाँ होंगे? तो आयोडाइड तो सभी कॉर्नर पे होंगे, ऐसे ऐसे, और फेस सेंटर में ऐसा, फेस सेंटर में ही होंगे। ये आयोडाइड हुए। इसमें से लिथियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ क्रिएट होता था? एज का सेंटर में, मतलब यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा होगा, यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो एज का सेंटर है। इसके अलावा यहाँ और यहाँ भी बनेगा ऐसे। तो कुल मिलाकर के देखोगे तो ऐसे है, ऐसे मतलब यहाँ एक लिथियम आयन है, बीच में आयोडाइड आयन, और फिर यहाँ लिथियम आयन। ये सभी एक दूसरे को टच करेंगे, क्योंकि वॉइड का है तो टच करेगा ही करेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये तो कहीं ना कहीं एज लेंथ है,
एक ही ना हुआ, ये डिस्टेंस इसका एज लेंथ है, तो ये भी तो वही चीज़ है, एज लेंथ हो जाएगा इसका। निकालने क्या बोला है कि लिथियम और उसके बगल वाले आयोडाइड के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकालना है। ये लिथियम और ये आयोडाइड, इस डिस्टेंस को निकालना है। तो ये पूरा डिस्टेंस ए था ना, तो इसका हम लोग हाफ कर देंगे तो निकल जाएगा a/2। तो ओवरऑल ए कैलकुलेट करना है, उसके लिए डेंसिटी दिया हुआ है। उसके लिए क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है ऐसा। तो रो का वैल्यू 3.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद FCC सिस्टम है तो Z = 4। अवोगाड्रो नंबर तो पता ही है, 6.022 × 10⁻23। बच रहा है मास किसका लेंगे। तो देखो लिथियम आयोडाइड का क्रिस्टल तो है, लेकिन जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं डेंसिटी के लिए, वो लैटिस जो बनाता है उसके आधार पे करते हैं। तो लैटिस यहाँ आयोडाइड बना रहा है, तो उसका जो मास होगा आयोडीन का 127 ग्राम पर मोल होता है आयोडीन के लिए। तो यहाँ से फिर रो बराबर Z × m³ × Na। तो यहाँ से तो पहले निकालना होगा A, और जब A निकल जाएगा तो उसका आधा करोगे तो फिर यहाँ से निकल जाएगा दोनों के बीच का डिस्टेंस। मतलब कैलकुलेशन ये भी थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है। समझना यहाँ उस चीज़ को था कि वह डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होगा, मेन वही उसमें समझना था, जो कि हम लोग देख ही लिए। तो एक बार इसको सॉल्व करके देखोगे। NN सिन्हा का क्वेश्चन है तो इसमें आंसर भी पता होगा। आंसर इसका आएगा 3.17 एंगस्ट्रॉम। आंसर आएगा यहाँ से 3.17 एंगस्ट्रॉम, मतलब 3.17 और ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आएगा। तो कैलकुलेट करके देख लोगे। मेन यहाँ से इसी कंसेप्ट को समझना था कि डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो कौन सा लैटिस बनाएगा, कौन वॉइड ऑक्यूपाई करेगा, इसी चीज़ को देखना था। तो यही एक मात्र फॉर्मूला है, इसी पे जितने प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस तो अभी हम लोग देखे, कुछ और क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।